हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम सेकंड मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फर्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर अपनी विजिट पर हैं टू जर्मनी, फ्रांस एंड नॉर्डिक कंट्रीज़। तो एक बार विजिट हो जाए, मीटिंग्स हो जाए, टॉक्स के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या आउटकम है। यहाँ पर पीएम स्पीच ट्रैकर की बात की गई। तो पीएम स्पीच ट्रैकर का काम क्या है? तो जो प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीचेस देते हैं तो स्पीच के बाद उसका क्या इम्पैक्ट रहा उसको गेज करने के लिए सोशल मीडिया पे वो मैसेज कितना ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ, उस स्पीच के बाद क्या नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, तो उसको यहाँ पर ट्रैक करने के लिए पीएम स्पीच ट्रैकर है। जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसने रिप्लेस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। और नेशनल मेडिकल कमीशन जो है रेगुलेटर है फॉर द मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस इन द कंट्री। अब नेशनल मेडिकल कमीशन की एक रिकमेंडेशन थी, और रिकमेंडेशन एक सजेशन था। ये सजेशन ये था कि हिपोक्रेटिक ओथ ना दिलवाकर मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिलवाई जाए चरक शपथ। लेकिन क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि ये बेसिकली जो हिंदुत्व एजेंडा है उसको और ज़्यादा पुश करने के लिए किया जा रहा है। जो सदर्न स्टेट्स हैं वो इस सजेशन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं। उनका ये मानना है कि इसके चलते उनके ऊपर हिंदी और संस्कृत को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, द इशू इज इवन मोर फ्रॉट इन तमिलनाडु, विच हैज़ ऑलवेज प्रोटेस्टेड एनी मूव दैट इज सीन एज इम्पोजिशन ऑफ हिंदी और संस्कृत। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर चकमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। चकमा एंड हिजोंग्स वर ओरिजिनली रेसिडेंट्स ऑफ चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स इन द अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान। फिर उन्होंने अपना होमलैंड छोड़ दिया था क्योंकि काप्टाई डैम प्रोजेक्ट की वजह से इनका जो होमलैंड था वो सबमर्ज हो गया था। उसके बाद ये लोग आ गए थे ल्यूशाई हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, जो कि अभी मिजोरम में। बाद में सेंटर ने इनको शिफ्ट कर दिया टू द नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि अभी अरुणाचल प्रदेश है। तो सेंटर मूव द मेजॉरिटी ऑफ देम टू द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी विच इज नाउ अरुणाचल प्रदेश। द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम मोदीज यूरोप टूर। जर्मनी के साथ कैसे हमारे बाईलेटरल रिलेशंस हैं और ज़्यादा हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो जर्मनी इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स इन यूरोप। डीप बाईलेटरल रिलेशंस है हमारे यहाँ पर जर्मनी के साथ। इंडिया एंड जर्मनी की जो पार्टनरशिप है वो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। हम जर्मनी के साथ करते हैं इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस। तो जर्मनी के साथ हम करते हैं आईजीसी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, और जर्मनी के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। जर्मनी ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सारी की स्ट्रैटेजिक चॉइसेस यहाँ पर ली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की स्ट्रैटेजिक चॉइस ये है इनकी कि रशिया जो है उसके ऊपर से ये अपनी एनर्जी डिपेंडेंस खत्म कर देंगे। दूसरी बात, इन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात की है। जर्मनी इस बार G7 प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है, तो ये इंडिया को इन्वाइट करेगा नहीं करेगा दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट आई पर्सनली फील इंडिया को इन्वाइट करेगा क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर है। नेक्स्ट डेनमार्क। तो डेनमार्क के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। फिर नेक्स्ट है इंडिया नॉर्डिक समिट। नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं यहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। तो इंडिया नॉर्डिक समिट ऐसी जो समिट होती है इस फॉर्मेट की, ये सिर्फ नॉर्डिक कंट्रीज़ इंडिया के साथ ही करते हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज आर पायनियर्स इन इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली आप इंडेक्सेस में देखे होंगे, ह्यूमन इंडेक्सेस में, तो ये जो कंट्रीज़ हैं मोस्टली फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर ही रहते हैं। तो इन एरियाज़ में हम इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। फ्रांस। तो फ्रांस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। 1998 में टू एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। फ्रांस चंद देशों में से एक था जिसने इंडिया को पोखरान टेस्ट के बाद कंडेम नहीं किया था। इसके अलावा फ्रांस जो है वो सपोर्ट करता है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रांस ने हमारी बिड को सपोर्ट किया था कि हमें एमटीसीआर का मेंबर, एमटीसीआर के हम मेंबर बने। तो एमटीसीआर के भी हम मेंबर हैं, वासेना अरेंजमेंट के भी हैं और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के भी हैं। इसके अलावा फ्रांस हम सपोर्ट करता है कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। Although India in 1962 had been one of the first countries to establish diplomatic relations with the European Economic Community, तो यूरोपियन यूनियन का जो प्रिकर्सर था वो था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और बस हमें अपना कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। तो इसमें यही बताया गया, और बाकी जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिगार्डिंग लेकर यहाँ पर टॉक्स होंगी। अ पोर्टेबल डिवाइस दैट टर्न सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर विदाउट यूजिंग फिल्टर्स। तो ये किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट, जिसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम है, पोर्टेबल भी है। वाइल अदर पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट्स जो है उसमें फ़िल्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ती है तो बेसिकली मेंटेनेंस के लिए आपको बार बार फ़िल्टर चेंज कराना पड़ता है, लेकिन इसमें फ़िल्टर की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये काम कैसे करता है? तो ये किस टेक्निक पे काम करता है? उस टेक्निक का नाम है आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। तो आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन किससे रिलेटेड है? सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए।
रादर देन फिल्टरिंग वाटर द प्रोसेस अप्लाइज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इंक्लूडिंग सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये रिपेल होने लगते हैं और जिसकी वजह से जो सॉलिड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जो क्लीन वाटर है वो यहाँ पर मिल जाता है। हाउ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वर्क एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन स्टेरॉइड्स। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डिफरेंट होते हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स वो होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर एसेंशियली लैब मेड वर्जन्स ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड हैव अ सिमिलर इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मसल मास। तो बेसिकली यहाँ पर जो सिक्स पैक बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये मसल मास को यहाँ पर बढ़ा देते हैं, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं जैसे कि फेशियल हेयर, डीपनेस ऑफ वॉइस। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेरॉइड्स जो कि बेसिकली इन्फ्लामेशन के लिए दिया जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए दिया जाता है, वो होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो किसका एक्शन यहाँ पर मिमिक करते हैं, तो वो हार्मोन कॉर्टिसोल के एक्शन को यहाँ पर मिमिक करते हैं। तो कॉर्टिसोल से ही नाम हो गया इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, विच कंट्रोल्स द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एंड इन्फ्लामेशन। अनलाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैव लिमिटेड मेडिकल यूज़। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मेडिकल यूज़ नहीं है ज़्यादा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है उसका बहुत ही मेडिकल रोल बहुत ही ज़्यादा कम है। मेनली डॉक्टर्स उसको तब प्रेस्क्राइब करते हैं जब पेशेंट को वेट को गेन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट बहुत टाइम से बेड रिडन है, तो उसमें यहाँ पर बहुत कम मात्रा में एनाबॉलिक स्टेरॉइड दिया जाता है और दे शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन स्मॉल डोजेस टू द एल्डरली टू बिल्ड मसल मास। और कभी कभार इसको बहुत कम प्रिस्क्रिप्शन में दिया जाता है एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। यूज़ हैज़ गॉन, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यूज़ हैज़ गॉन अप ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एज मोर एंड मोर पीपल वांट अ स्कल्प्टेड बॉडी एंड सिक्स पैक एंड 8 पैक एप्स, जिसकी वजह से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं वो यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कैन कॉज इन द शॉर्ट टर्म एक्ने एंड हेयर फॉल, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे हम चलते हैं इंडियाज़ मूवमेंट। राइसीना डायलॉग हुआ जिसमें यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पर विजिट किया था। तो यूरोपियन प्रेजेंस वॉज प्रोमिनेंट, चाइना एंड रशिया यहाँ पर एब्सेंट थे राइसीना डायलॉग से। द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल एंड इनॉग्रल स्पीकर वॉज उर्सुला वॉन देर लेयन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। अब यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वेस्ट को बताया कि आप अभी तो यहाँ पर यूक्रेन को लेकर कह रहे हो कि हमें सैंक्शंस लगाने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब अफगानिस्तान में वेस्ट ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको रिमूव करवा दिया। बेसिकली रिमूव क्या करवाया, उनकी वेस्ट ने ऐसे एक्शंस लिए कि वो रिमूव हो गई और यहाँ पर तालिबान ने ओवर पावर कर लिया। तब आपने किसी भी सैंक्शंस की बात क्यों नहीं की? तो रिमाइंडिंग द वेस्ट ऑफ इट्स कल्पेबिलिटी इन लीविंग अ मेस इन एशिया, कि आप एक तरीके से एशिया में एक मेस छोड़कर चले गए थे। तो ऑथर ने बोला ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यूरोप के साथ भी अपने जो रिलेशंस उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो दिस डज नॉट हेल्प इंडिया डील विद द फार मोर सीरियस चैलेंजेस। तो फार मोर सीरियस चैलेंजेस क्या हैं? तो जो इंडिया के क्वाड पार्टनर्स हैं जैसे कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जो हमारे पार्टनर्स हैं यूरोप में, उनकी हमें ज़रूरत है। और अगर हमें इंटरनेशनल सिचुएशन हम चाहते हैं कि स्टेबलाइज हो जाए तो उसके लिए यूरोप को इंडिया की भी ज़रूरत है। तो इंडिया एज एन एंकर दैट कुड हेल्प स्टेबलाइज द इंटरनेशनल सिचुएशन। दिस डज नॉट मीन दैट इंडिया मस्ट डाउनग्रेड इट्स टाइज विद रशिया। तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम रशिया के साथ अपने टाइज जो हैं उसको हम डाउनग्रेड कर लें। हम यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी अपने टाइज मेंटेन कर सकते हैं और रशिया के साथ भी अपने टाइज मेंटेन कर सकते हैं। अब की एजम्पशन क्या है इंडिया की रशिया पॉलिसी को लेकर, कि जो रशिया है वो कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि जो चाइना है उससे आगे निकल गया। तो बेसिकली जो रशिया और चाइना की रिलेशनशिप होने चाहिए वो या तो 1 to 1 होनी चाहिए। ये नहीं मानेगा कि जो रशिया है वो एक जूनियर पार्टनर होगा, वो रशिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनके जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो की एजम्पशन इन इंडियाज रशिया पॉलिसी हैज़ बीन दैट इज अ ग्रेट पावर मॉस्को वुड बी अनलाइकली टू एक्सेप्ट अ जूनियर पार्टनरशिप विद रशिया, दैट इज चाइना, दैट वॉज इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया इन ईस्टर्न यूरोप. So this was also the reason why we argued with the US and other Western partners that they needed to be more accommodative. तो यहाँ पर रशिया को लेकर और ज़्यादा accommodative होना पड़ेगा वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वरना हमें ऐसा लगता है कि जो रशिया है वो और ज़्यादा करीब चला जाएगा चाइना के। सीनो रशियन कमिटमेंट, अभी आपको पता होगा सीनो रशियन कमिटमेंट हुआ था। सीनो रशियन कमिटमेंट में चाइना और रशिया का ये कहना था कि हमारी टाइज बियॉन्ड लिमिट्स हैं और हमारी टाइज की कोई लिमिट नहीं है। तो सीनो रशियन कमिटमेंट टू डिसमेंटलिंग द एग्जिस्टिंग वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल ऑर्डर, देयर फेथ इन अ न्यू ऑर्डर मोर अलाइंड विद देयर इंटरेस्ट। तो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में हम देखें तो इंडिया का इंटरेस्ट यही है कि हम यहाँ पर रशिया के साथ भी इंगेज रहें, चाइना के साथ भी इंगेज रहें, दोनों ही लीडिंग पावर्स हैं वर्ल्ड की। इंडिया का जो मेजर एडवर्सरी है वो हमेशा से चाइना रहा है और अभी भी आगे भी चाइना ही रहने वाला है। तो इन आइदर केस चाइना विल रिमेन इंडियाज मेजर एडवर्सरी एंड सिक्योरिटी चैलेंज। तो रशिया इज ऑलरेडी अ सीरियसली वीकेंड
power in a European order, now even more unfavorable than that which led it to the Ukraine misadventure. अभी यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड बात कर रहे हैं नेटो ज्वाइन करने की, तो जो रशिया है मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन के साथ तो वॉर नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो इंडिया मस्ट डीपन इट्स ऑल राउंड पार्टनरशिप विद यूरोप, तो यूरोप के साथ हमें और ज़्यादा पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। तो यही इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे पाम ऑयल लेसन्स। हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में यहाँ पर जो डेविड रिकार्डो का एक प्रिंसिपल था कंपैरेटिव एडवांटेज का, तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि जो चीज़ आप यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो वो आप प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करो, और अगर कोई दूसरा कंट्री किसी दूसरी चीज़ को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है तो वो आप उससे यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। तो ये डेविड रिकार्डो की थ्योरी थी। तो in a hyper globalized world, countries would largely produce things in which they have comparative advantage and import those others that can make at lower opportunity cost. तो ये जो आइडिया है ये 19th सेंचुरी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो ने दिया था, लेकिन ऑथर ने बोला है कि ये आइडिया आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने यहाँ पर पाम ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पाम ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे कि वो हमें पाम ऑयल देंगे और उनको कंपैरेटिव एडवांटेज है तो उनको ही प्रोड्यूस करने दो, तो इससे तो हमें नुकसान हो रहा है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इन हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कंट्रीज वुड लार्जली प्रोड्यूस थिंग्स इन विच दे हैव कंपैरेटिव एडवांटेज एंड इम्पोर्ट दोज अदर्स दैट कैन मेक एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट आइडिया गोइंग बैक टू द 19th सेंचुरी डेविड रिकार्डो का यहाँ पर जो थ्योरी है वो बताई गई है। मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल है पाम ऑयल। तो पाम ऑयल जो 40% इंडिया की एनुअल वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन है वो है 22 to 23 मिलियन टन्स। जो कंट्री का पाम ऑयल रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट एंटायरली हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से। जो इंडोनेशिया है वो वर्ल्ड का 60% शेयर ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट को कंट्रोल करता है पाम ऑयल के और एक्सपोर्ट करता है पाम ऑयल को। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अगर अकॉर्डिंग हम जाएँ तो हमें तो यही करना चाहिए कि सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया ही यहाँ पर पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करें। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी वुड सी दिस एज अ गुड थिंग व्हेन पाम ऑयल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडोनेशिया मलेशिया और सनफ्लावर ऑयल इन यूक्रेन एंड रशिया। तो बेसिकली इससे हर कंट्री को ही ट्रेड में गेन होगा। दिस नीट assumptions हैव बीन अपेंडेड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर। अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सनफ्लावर की सप्लाईज है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई, सनफ्लावर ऑयल की सप्लाईज डिस्टर्ब हो गई। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस के जो दाम है वो और ज़्यादा ऊपर बढ़ गए, और यहाँ पर जो पाम और सोयाबीन ऑयल है उसका यूज़ किया जाने लगा फॉर मेकिंग बायोडीजल। तो ऐसे में जो पाम ऑयल है उसकी सप्लाई में कमी हो गई और डिमांड बढ़ गई, और इसके बाद यहाँ पर प्राइसेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो पॉलिसी लेसन्स और ऑब्वियस हमें क्या सीखना चाहिए? तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन और लेवरेजिंग कंपैरेटिव एडवांटेज वर्क वेल इन अ वर्ल्ड जहाँ पर कोई जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन ना हो, कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो, लेकिन आज की कंट्री के सिचुएशन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो इन द रियल वर्ल्ड कंट्रीज नीड टू डी रिस्क अगेंस्ट ओवर डिपेंडेंस ऑन फ्यू सप्लायर्स। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज तो इंडिया में ही हमें बनाने की ज़रूरत है, प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है द किसिंजरन मेंटल। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है इस आर्टिकल में, पर हम एक बार देख लेते हैं। तो द यूक्रेनियन क्राइसिस हैड हिट एन इमूवेबल डिप्लोमेटिक रोड ब्लॉक। अब यहाँ पर रशिया और जो यूक्रेन की पीस टॉक्स हैं वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। तो ही हैज सिग्नल दैट रशिया विल ईज अप द बम्बार्डमेंट ओनली इफ यूक्रेन एक्सेप्ट्स एन एब्रिजमेंट ऑफ इट्स सॉवरेनिटी। और इसके अलावा यहाँ पर जो यूक्रेन है वो रजिस्ट तो कर रहा है, लेकिन रजिस्ट किस कॉस्ट पे कर रहा है? बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन और फिजिकल कॉस्ट पे कर रहा है। एनालिस्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि जो यूक्रेनियन इकॉनमी है उसको रिबिल्ड करने के लिए लगभग $500 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इन अ बाइंड, मोस्ट आर एग्रीड दैट रशिया इज ब्रीच्ड इंटरनेशनल लॉ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मीडिएट करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो हिज इंटेलेक्ट इज अनक्वेश्चन, ही हैज़ बीन एम्बेसडर टू चाइना एंड यूएस। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं तो उनके यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर वो मीडिएशन का काम कर सकते हैं। ये एक बुक है मास्टर्स ऑफ द गेम हेनरी किसिंजर एंड द आर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी, ये लिखी है मार्टिन इंडिक्स ने। इसके अलावा यहाँ पर जो हेनरी किसिंजर हैं उनका मेन रोल था अरब इजराइल वॉर में यहाँ पर मीडिएशन कराने का। आगे हम चलते हैं। यूजिंग मार्केट्स टू डीकार्बोनाइज। COP26 कहाँ पर हुई थी? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर है? यूके में। तो लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UNFCCC हेल्ड एट ग्लासगो इन नवंबर 2021 विटनेस कंसिडरेबल इनर्शिया। तो सारे ही कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर टारगेट्स को और ज़्यादा बढ़ाया है कि हम एमिशंस और ज़्यादा कम करेंगे। इंडिया ने पंचामित्र का टारगेट दिया कि 2070 तक जो इंडिया है वो यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जो इंडिया है वो 2.44 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली रिलीज करता है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का, लेकिन अगर पर कैपिटा एमिशंस देखें तो इंडिया के पर कैपिटा एमिशंस वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2017 की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो 2040 में और ज़्यादा बढ़ने वाली। तो रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट इंडिया विल अकाउंट फॉर नियरली 1/4 ऑफ द ग्लोबल एनर्जी डिमांड बाई 2040। अभी भी जो हमारी मोस्टली एनर्जी आती है वो हम कोल, ऑयल या बायो एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं। About 38% ऑफ प्राइमरी एनर्जी इज कंज्यूम्ड फॉर पावर जनरेशन, इम्प्लाइंग दैट द लेवल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है कंट्री में अभी भी बहुत ज़्यादा लो है। तो यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि हमारी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव है, तो इसमें यहाँ पर पुश करने के लिए कि कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर कार्बन इंटेंसिव इकॉनमी को छोड़ें, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने सजेशन दिया है कि कंपनीज़ के ऊपर क्या करना चाहिए, एमिशन लिमिट लगा देनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप एमिट नहीं कर सकते, जैसे कि बेसिकली चाइना करता है। तो मोस्ट नेचुरल ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस इज बाई फिक्सिंग लिमिट्स ऑफ एमिशंस थ्रू रेगुलेशन। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कार्बन टैक्स का है कि आपने अगर प्री फिक्स लेवल ऑफ एमिशन से ज़्यादा यहाँ पर एमिट किया तो आपके ऊपर लगाया जाएगा कार्बन टैक्स। फिर यहाँ पर जो कार्बन टैक्स से पैसा आएगा उसको यूज़ किया जाएगा क्लीन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आर नीडेड फॉर द ट्रांजिशन टू अ ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी एंड मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर द मोस्ट एफिशिएंट टूल्स फॉर अचीविंग इट। मरियोपोल जो सिटी है ये है यूक्रेन में। मेरियोपोल है स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी ऑन द अज़ोव सी। फिर यहाँ पर बताया गया ओडेसा, तो ओडेसा भी जो है वो यूक्रेन की ही एक लोकेशन है। इन द ईस्ट मॉस्को इज पुशिंग फॉर टोटल कंट्रोल ऑफ द डॉनबास। तो जो डॉनबास रीजन है वहाँ पर रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट रहते हैं और यहाँ पर ल्यूहांस्क और डोनेत्स्क का जो प्रोविंसेस है वो डॉनबास रीजन को कंप्राइज करता है। खार्किव भी यहाँ पर यूक्रेन में ही है। पाकिस्तान गेट्स $8 बिलियन इन फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। Nand Mulchandani, an Indian American Silicon Valley IT expert who has studied at a Delhi school, was appointed the CIA's first ever Chief Technology Officer। तो नंद मूलचंदानी आप नाम याद रख लेना। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। तो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है सेमी कंडक्टर्स के लिए। तो अंडर द डिज़ाइन लिंक्ड scheme, financial incentives and design infrastructure support will be extended to domestic companies, startups and MSMEs. तो incentives will be provided across various stages of development and deployment of semiconductor design for integrated chips, chipset system, और ये 5 सालों के लिए होगी। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसके लिए नोडल एजेंसी है CDAC। तो CDAC की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एक साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि MITI के अंदर काम करती है। तो CDAC नोडल एजेंसी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CDAC। जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बने हैं वो बने हैं सुमन बेरी। फिर यहाँ पर एक न्यूज़ ये थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और UAE का है वो फोर्स में आ चुका है संडे से। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द UAE हैज़ कम इनटू इफेक्ट संडे। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।